राजा सूरज महल के विशाल बगीचे में शांत भाव से बैठा हुआ था। तभी उसका मंत्री चतुर सिंह तेजी से वहां पहुंचा। महाराज के जय हो, जय हो। महाराज, आज आपके लिए अत्यंत शुभ समाचार लेकर आया हूँ। ऐसी कौन सी खबर है मंत्री, जिसने तुम्हें इतना प्रसन्न कर दिया? महाराज, ऐसा लगता है जैसे हमारे राज्य के अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या आपने अर्जुन नाम के प्रसिद्ध व्यापारी के बारे में सुना है? वो बहुत बड़ा हीरो का सौदागर माना जाता है। ये नाम सुनते ही राजा सूरज के चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। भला उसे कौन नहीं जानता? उसके नाम की चर्चा तो दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई है। कहते हैं उसके पास दुनिया के दुर्लभ और अनमोल हीरे मौजूद हैं। हर राजा चाहता है कि अर्जुन उसके राज्य में व्यापार करे। मैंने तो ये भी सुना है कि जिस राज्य में वो कदम रखता है, वहाँ व्यापार अपने आप फलने फूलने लगता है और समृद्धि बढ़ जाती है। लोग सच्चे कहते हैं महाराज। अर्जुन को बहुत शुभ माना जाता है और उसके आने से कई राज्यों की किस्मत बदल चुकी है। ओह, तो वो हमारे राज्य में कब आने वाला है? सूचना मिली है कि वो कल नगर की सीमा में प्रवेश करेगा। अरे वाह, तो फिर उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम स्वयं नगर की सीमा पर जाकर अर्जुन का स्वागत करेंगे। राजा सूरज का आदेश सुनकर मंत्री चतुर सिंह प्रसन्न हो उठा और वहां से चला गया। कुछ देर बाद राजा सूरज भी अपने कक्ष की ओर बढ़ गया। राजा सूरज जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचा, उसकी पत्नी सौम्या ने उसके चेहरे की चमक देखकर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। क्या बात है महाराज, आज आपके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। लगता है कोई विशेष समाचार मिला है। अगर तुम बात सुनोगी तो तुम भी चौंक जाओगी। वही प्रसिद्ध व्यापारी अर्जुन हमारे राज्य में आने वाला है। हमने मंत्री को आदेश दे दिया है कि हम स्वयं नगर की सीमा पर जाकर उसका स्वागत करेंगे। मैंने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं उसके पास हर प्रकार के दुर्लभ हीरे होते हैं। क्या पता आपके ताज से जो अनमोल हीरा चोरी हुआ था, वैसा ही कोई हीरा उसके पास मिल जाए। सौम्या की बात सुनते ही राजा सूरज के चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। उसकी आंखों में पुरानी पीड़ा उभर आई। तुमने हमें फिर से उसी नाकामी की याद दिला दी। आज तक हम उन चोरों को पकड़ नहीं पाए जिन्होंने हमारे महल में घुसकर हमारे ताज का सबसे अनमोल हीरा चुरा लिया। जब भी उस अधूरे ताज को देखते हैं, हमें अपनी असफलता याद आ जाती है। अब उन पुरानी बातों को भूल जाइए महाराज। हो सकता है भाग्य ने अर्जुन को किसी कारण से हमारे राज्य भेजा हो। क्या पता वही आपके ताज की खोई चमक वापस ले आए। सौम्या की बात सुनकर राजा सूरज के चेहरे पर फिर हल्की मुस्कान लौट आई। वो धीरे धीरे अपने कक्ष से बाहर निकल गया। महल के लंबे गलियारों में चलते हुए राजा सूरज गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में बार बार उसी अनमोल हीरे का विचार आ रहा था जो वर्षों पहले उसके ताज से चोरी हो गया था। लेकिन इस बार उसके भीतर एक अजीब सी उम्मीद भी जाग चुकी थी। शायद अर्जुन का आगमन केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि किसी पुराने रहस्य को उजागर करने के लिए होने वाला था। अगली सुबह राजा सूरज अपने सैनिकों, मंत्री चतुर सिंह और रानी सौम्या के साथ नगर की सीमा पर पहुंचा। सभी की नजरें उसी रास्ते पर टिकी थीं, जहां से प्रसिद्ध व्यापारी अर्जुन आने वाला था। कुछ समय बाद दूर से दो घोड़े आते दिखाई दिए। एक घोड़े पर एक सुंदर युवक अपनी पत्नी के साथ बैठा था, जबकि दूसरे घोड़े पर एक और नौजवान सवार था। दोनों घोड़ों पर
कीमती सामान और भारी गठरियां लदी हुई थीं। जिस युवक के साथ वो सुंदर स्त्री बैठी है ना, हमें लगता है वही अर्जुन होगा। सुना है वो अपने हर व्यापारिक सफर में अपनी पत्नी को साथ लेकर चलता है। कुछ ही क्षणों में दोनों घोड़े राजा सूरज के सामने आकर रुक गए। वो सुंदर युवक मुस्कुराते हुए नीचे उतरा और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम ही अर्जुन हैं और ये है हमारी पत्नी पूजा जी। तभी दूसरे घोड़े से उतरा नौजवान भी आगे आया और विनम्र स्वर में बोला, और महाराज, मेरा नाम चंदन है। मैं अर्जुन का मित्र भी हूँ और व्यापार में उसका साझेदार भी हूँ। महाराज की जय हो। हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं महाराज। वाह, क्या बात है। तुम्हारे स्वागत के लिए हम स्वयं यहाँ आए हैं। तुम हमारे राज्य के सम्मानित अतिथि हो। तुम किसी सराय में नहीं बल्कि हमारे महल में ठहरोगे। चलो आओ 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 आओ। राजा सूरज अर्जुन, पूजा और चंदन को पूरे सम्मान के साथ महल की ओर ले गया। जलपान के बाद राजा सूरज मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखने लगा। कल हम तुम्हें अपने राज्य के सबसे सुंदर जंगल की सैर करवाएंगे। व्यापार की बातें तो उसके बाद में होंगी। अभी तुम लोग लंबा सफर तय करके आए हो, पहले थोड़ा आराम करो, है ना? चलो। इतना कहकर राजा सूरज वहां से चला गया। अगले दिन सुबह राजा सूरज, रानी सौम्या, मंत्री चतुर सिंह, अर्जुन, पूजा और चंदन के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो सभी एक मनमोहक झरने के पास पहुंच गए। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। पक्षियों की मधुर आवाजें और झरने की कलकल वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी। वाह, क्या बात है। कुछ भी कहिए महाराज, आपका ये जंगल सचमुच अद्भुत है। हाँ, यहाँ आकर मन को एक अलग सी शांति महसूस हो रही है। इसी दौरान पूजा की नजर राजा सूरज के सिर पर रखे ताज पर पड़ी। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, नहीं संकोच, पूछो। आपका ताज बेहद सुंदर है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई महत्वपूर्ण चीज अधूरी रह गई हो। उसकी बात सुनते ही राजा सूरज के चेहरे पर एक पल के लिए गंभीरता छा गई। उसने धीरे से अपना ताज उतारा और पूजा की ओर बढ़ा दिया। ये ताज हमारे पूर्वजों की निशानी है। कभी इसमें एक दुर्लभ हीरा जड़ा हुआ था, लेकिन कुछ समय पहले चोर उसे निकाल कर ले गए। अगर पूरा ताज चोरी हो जाता तो शायद इतनी पीड़ा नहीं होती। अरे, पर उन्होंने ताज को अधूरा छोड़ दिया। जब भी हम इसे देखते हैं हमें अपनी असफलता याद आती है। राजा सूरज की बात सुनकर अर्जुन और चंदन दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ क्षणों बाद अर्जुन ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ दुर्लभ हीरा निकाला। महाराज, जरा ये देखिए। एक बार इस हीरे को अपने ताज में लगाकर देखिए और मुझे लगता है कि शायद इसकी कमी पूरी हो जाएगी। लीजिए। जैसे ही हीरा ताज के बीचों बीच पहुंचा, वो उसमें बिल्कुल समा गया। क्षण भर में ताज की चमक कई गुना बढ़ गई। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये तो अद्भुत है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हीरा शुरू से इसी ताज का हिस्सा रहा हो। क्या बात है। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। क्या पता महाराज, कहीं वो रहस्यमयी चोर मैं ही ना रहा हूँ। ये सुनते ही राजा सूरज जोर से हंस पड़ा। अरे नहीं नहीं, तुम जैसे सम्मानित व्यापारी पर चोरी का शक करना भी ये तो बड़ी अजीब बात है। कहाँ एक प्रतिष्ठित सौदागर और कहाँ एक चोर।
कुछ देर बाद राजा सूरज का चेहरा गंभीर हो गया। वो अर्जुन की ओर ध्यान से देखते हुए बोला, पर सच कहूं तो तुम्हें यहाँ बुलाने के पीछे एक और कारण भी था। हम हमेशा से जानना चाहते थे कि आखिर तुम इतने बड़े व्यापारी बने कैसे। आज तुम्हारा नाम हर राज्य में प्रसिद्ध है, कैसे? ये प्रश्न सुनते ही अर्जुन कुछ देर के लिए शांत हो गया। पूजा और चंदन दोनों उसकी ओर देखने लगे। कुछ क्षणों बाद अर्जुन ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, इसके पीछे एक लंबी और विचित्र कहानी छिपी है महाराज। तो हम वो कहानी अवश्य सुनना चाहेंगे। हमें रोचक कथाएं सुनने का बड़ा शौक है, और तुम्हारी कहानी तो निश्चित ही साधारण नहीं होगी। हाँ, अगर कोई और पूछता तो शायद मैं कभी नहीं बताता, लेकिन आप हमारे मेजबान हैं। आपने सम्मान दिया, इसीलिए मैं सच्चाई छिपाऊंगा नहीं। हो सकता है मेरी कहानी सुनकर कोई पुराना रहस्य भी सामने आ जाए, ऐसा रहस्य जिसे याद करके आज भी किसी का क्रोध भड़क उठे। राजा सूरज ये सुनकर भीतर ही भीतर चौंक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन कुछ क्षणों तक गहरी सोच में डूबा रहा, फिर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले की बात नहीं है महाराज। एक समय ऐसा भी था जब ना मैं व्यापारी था और ना ही मेरा कोई नाम जानता था। केशव नगर राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में दो अनाथ मित्र रहते थे, अर्जुन और चंदन। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। एक सुबह अर्जुन अपने घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी गांव का मुखिया उसके सामने आकर रुक गया। अच्छा हुआ बेटा, तुम यहीं मिल गए। मैं अभी तुम्हारे घर ही आने वाला था। क्या बात है मुखिया जी, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? कमला मौसी की बेटी संजना का विवाह तय हुआ है। तुम उनकी हालत तो जानते हो। घर में खाने तक की तंगी रहती है। पूरा गांव मिलकर थोड़ा थोड़ा धन जोड़ रहा है ताकि संजना का विवाह इज्जत के साथ में हो सके। देखो बेटा, तुम हमेशा लोगों की सहायता करते आए हो, इसीलिए इस बार भी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मुखिया की बात सुनकर अर्जुन कुछ देर सोच में डूब गया। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी। मुझे पता है कि संजना का विवाह 10 दिन बाद है। उससे पहले मैं इतना धन जुटा दूंगा कि कमला मौसी को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी। भगवान तुम्हारा भला करे। मुखिया वहां से चला गया। अर्जुन तुरंत अपने मित्र चंदन के घर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, चंदन मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगा। अरे अरे भाई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। चल बता, इस बार किधर हाथ साफ करना है? अर्जुन उसके पास जाकर बैठ गया। यार, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले एक जरूरी बात सुन। आज पता है, मुखिया जी मेरे पास आए थे। तुझे पता तो है ना, वो कमला मौसी की बेटी संजना है, उसका विवाह तय हो गया है। और उन्होंने तुझसे मदद मांगी, सही कहा ना? अरे आखिर कब समझेगा रे अर्जुन, हम दोनों डाकू हैं रे डाकू। तू गांव वालों के लिए अच्छा काम करता फिरता है, लेकिन जिस दिन लोगों को पता चला कि हम कौन है ना, उसी दिन तेरी सारी अच्छाई मिट्टी में मिल जाएगी। हो सकता है कि तू सही कह रहा हो, लेकिन कभी ये सोचा है कि आज तक किसी को हमारे बारे में पता क्यों नहीं चला? अरे भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि हम बहुत सावधानी से काम करते हैं, तेरी दया और भलाई की वजह से नहीं। जो भी हो, अब ये बता, क्या इस नेक काम में तू मेरा साथ देगा? डाका डालने में तो तू हमेशा मेरे साथ रहता है, नेक काम का बता, देगा साथ? वाह 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 वाह, ये मीठी मीठी बातें करके मुझे उलझा मत। बड़ा आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे देख मत, दूंगा तेरा साथ, लेकिन साफ साफ सुन ले, संजना की शादी के लिए मेरे हिस्से से एक भी सिक्का नहीं जाएगा। तुझे पुण्य कमाने का शौक है तो तू कमा भाई, मुझे तो बस रोमांच पसंद है। अब ये बता, अगली चोरी कहाँ करनी है? चंदन कुछ पल गहरी सोच में डूबा रहा, फिर उसकी आंखों में चमक उभर आई।
केशव नगर के राजा सूरज के पास एक बेहद कीमती ताज है। उसमें एक अनमोल हीरा जड़ा हुआ है। अगर हम वो चुरा लें तो फिर पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। ये सुनते ही अर्जुन मुस्कुराने लगा। वाह मेरे दोस्त, सीधा राजा सूरज के महल में डाका डालने की सोच रहा है। आए चल, मुझे मंजूर है। वैसे भी मुझे मुश्किल काम पसंद है। तो अब चले, बता कब चलना है? अरे अपन को तो रोमांच पसंद है भाई, आज ही रात कांड कर डालते हैं। ठीक है, चलो। रात गहरा चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। अर्जुन और चंदन राजा सूरज के महल के बाहर खड़े थे। दोनों की निगाहें महल के विशाल द्वार पर टिकी थीं। अरे लेकिन ये बता कि हम अंदर जाएंगे कैसे? अरे चिंता मत कर भाई, मैंने कई दिनों से इस महल पर नजर रखी हुई है। थोड़ी देर में द्वार पर खड़ा सैनिक ना ऊँघने लगेगा। उसे खड़े खड़े सोने की आदत है। मौका देखते ही अर्जुन और चंदन चुपचाप महल के भीतर दाखिल हो गए। कुछ ही देर में वो उस कक्ष तक पहुंच गए जहां राजा सूरज का बहुमूल्य ताज रखा था। चंदन ने फुर्ती से ताज उठाया और उसमें जड़ा हुआ कीमती हीरा निकाल लिया। उसी समय अर्जुन की नजर पास रखी स्वर्ण मुद्राओं पर पड़ी। उसने उनमें से कुछ मुद्राएं उठा लीं। अरे ये क्या कर रहा है? पागल पागल हो गया है क्या? है? उस हीरे की कीमत के सामने इन सिक्कों की कोई औकात नहीं है। रख दे इसको। जितना कहा जाए ना उतना ही सोच। अब यहां से निकलते हैं, चल। दोनों बिना आवाज किए महल से बाहर निकल गए और सीधे अपने गांव की ओर लौट पड़े। गांव पहुंचने के बाद अर्जुन अचानक गंभीर हो गया। चंदन, ये बता, कभी सोचा है इतना बड़ा हीरा इस देश में हम कभी बेच भी पाएंगे क्या? अरे यार दत्त तेरे की, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करेंगे इसका? अभी कुछ नहीं। जिस दिन हम इस देश से बाहर जाएंगे ना, उसी दिन इसे बेचेंगे। तब तक इन स्वर्ण मुद्राओं से काम चल जाएगा। देख, लेकिन हाँ, उन सिक्कों को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। वो संजना की शादी के लिए हैं, समझा ना? चंदन ने नाराज होकर मुंह फेर लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। अगली सुबह अर्जुन ने वही स्वर्ण मुद्राएं मुखिया को सौंप दी। अब संजना का विवाह पूरे सम्मान के साथ होगा बेटा। अब बेटा, तेरी ये मदद हम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन बस हल्का सा मुस्कुराया और वहां से चला गया। वो सीधे चंदन के घर पहुंचा। चंदन एक कोने में बैठा था और उसके चेहरे से नाराजगी साफ झलक रही थी। मैं समझ सकता हूं कि तू इतना उदास क्यों बैठा है, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुन रे। देख, मुझे ना एक पक्की खबर मिली है। केशव नगर में एक बहुत पुराना घर है जो किसी हवेली जैसा दिखाई देता है। उस घर में सिर्फ एक बूढ़ी औरत रहती है और वो बहुत अमीर परिवार से। सुना है उसके पास ढेर सारा खजाना छिपा हुआ है और उसका कोई वारिस भी नहीं है। रात ढलते ही अर्जुन और चंदन चुपचाप केशव नगर की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद वो उस पुराने हवेली जैसे घर के सामने खड़े थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। आसपास ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से वहां कोई हलचल न हुई हो, और धीरे धीरे भीतर दाखिल हो गए। लगता है तो बिल्कुल सही खबर लेकर आया है। क्या बात है, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा है भाई। और नहीं तो क्या, तू दूसरे कमरे में देख, मैं इधर तलाश करता हूँ। इतना बड़ा घर है, कहीं ना कहीं खजाना जरूर मिलेगा। चल जल्दी कर। दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। हवेली के हर कमरे में धूल जमी हुई थी। अर्जुन धीरे धीरे एक पुराने कमरे तक पहुंचा। उस कमरे में एक बेहद बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। अर्जुन को देखते ही वो घबरा गई। तुम क्या चोर हो? अगर मेरे घर से कुछ ले जाने आए हो तो पहले मेरी एक बात सुन लो। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दूर से चंदन की आवाज सुनाई दी।
अर्जुन जल्दी से आ, मुझे खजाना मिल गया है। अब सब कुछ इसी कमरे में रखा है, जल्दी आ। चंदन की आवाज सुनते ही अर्जुन ने तुरंत उस कमरे की ओर दौड़ पड़ा। कमरे के एक कोने में ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं चमक रही थीं। देख देख तो सही, देख 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 देख, इतना धन तो शायद हमने सपने में भी नहीं देखा होगा। अगर ये सब हमारा हो गया तो जिंदगी भर आराम रहेगा। जल्दी कर, सब समेट लेते हैं, चल 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 चल। दोनों ने जल्दी जल्दी स्वर्ण मुद्राएं अपनी झोली में भर लीं और बिना देर किए वहां से निकल गए। कुछ ही देर में वो वापस अपने गांव पहुंच गए। चंदन चैन की नींद सो गया, लेकिन अर्जुन की आंखों से नींद गायब थी। वो सारी रात बेचैनी में बैठा रहा। सुबह जब चंदन उठा तो उसने देखा कि अर्जुन चुपचाप बैठा हुआ था और उसका चेहरा बुझा बुझा लग रहा था। क्या हुआ? अबे जब से लौटे हैं तब से उदास बैठा है। इतना बड़ा खजाना हाथ लगा है, खुश होने की जगह ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है भाई? हाँ, जब मैं हवेली के कमरे देख रहा था ना, वहां एक बूढ़ी औरत मिली थी। वो बहुत बीमार थी रे। अरे फिर उससे हमें क्या मतलब, मरने देना उसको। नहीं चंदन, उसने जाते जाते एक बात कही थी। वही बात बार बार मेरे कानों में गूंज रही है। अबे ऐसा क्या कह दिया उसने? उसने कहा था, अगर तुम चोरी करने आए हो तो मत करो। ये सब मेरी बेटी की अमानत है, वो एक दिन जरूर लौटेगी। ये सुनते ही चंदन कुछ पल के लिए चुप हो गया। तो क्या सोच रहा है तू? मैं जानता हूं कि हम डाकू हैं, लेकिन शायद मेरे अंदर की इंसानियत अभी मरी नहीं है। इस बार हमने जो लिया है वो किसी की अमानत है। मैं आज रात सब कुछ वापस रखाऊंगा। अर्जुन की बात सुनते ही चंदन का चेहरा गुस्से से भर गया। अरे तू सच में पागल हो गया है क्या? दिमाग खराब कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है। नहीं तो डाकू होकर तू यहाँ पे राजा वाले काम कर रहा है। अरे आज तक जितने घरों में हमने डाके डाले हैं, क्या वो सब किसी की अमानत नहीं थे? वो सब किसी के बच्चों के लिए नहीं थे? गजब बातें करता है तू। हो सकता है, लेकिन इस बार मुझे अंदर से गलत महसूस हो रहा है भाई। अगर तू पकड़ा गया तो हमारी सारी सच्चाई अच्छाई सब बाहर आ जाएगी भाई। लोग डंडे मारेंगे तो क्या बोलूं, तुझे समझ नहीं आता है। अब तक की सारी डकैतियां सामने आ जाएंगी, समझ भाई समझ। अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ये सुनते ही चंदन क्रोध से भर उठा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आज तक मैंने तेरी हर बात मानी, लेकिन इस बार नहीं मानूंगा। अरे ये तो मूसर में सर देने जैसा हो गया। अगर तुझे इंसानियत का पुजारी बनना है तो अपने हिस्से का धन वापस करके आ, लेकिन मेरे हिस्से की एक भी मुद्रा वापस नहीं जाएगी, सीधी बात है। अर्जुन ने शांत नजरों से चंदन की ओर देखा। मुझे तेरी ये शर्त मंजूर है। शाम ढलते ही अर्जुन अपने हिस्से की स्वर्ण मुद्राएं लेकर अकेला उस हवेली की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ जमा थी। लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। अर्जुन धीरे धीरे भीड़ के पास गया और एक आदमी से पूछा, भाई साहब, यहाँ क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे लगता है तुम बाहर थे भाई। इस घर में रहने वाली बूढ़ी औरत आज रात गुजर गई। उसका पति पहले ही मर चुका था। उसकी बेटी एक गरीब किसान के साथ घर छोड़कर चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। अब क्या बताए, उसका कोई अपना भी नहीं बचा है। अब ये सुनते ही अर्जुन का दिल बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे ऐसा लगने लगा मानो उस बूढ़ी औरत की मौत का जिम्मेदार वही हो। कुछ क्षण बाद उसने भारी आवाज में कहा, मैं उसका दूर का रिश्तेदार हूँ। वो आदमी ये सुनकर थोड़ा संतुष्ट हुआ। अच्छा, अगर ऐसा है तो उसका अंतिम संस्कार तुम्हें ही करना होगा भाई। इतना कहकर वो आदमी अर्जुन को हवेली के अंदर ले गया।
वही हवेली जहां पिछली रात वो चोरी करने आया था। अगली सुबह अर्जुन ने पूरे विधि विधान के साथ उस बूढ़ी औरत का अंतिम संस्कार किया। उसकी आंखों में अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि चोरी केवल धन नहीं चुराती, कई बार किसी की उम्मीदें भी छीन लेती है। अर्जुन चुपचाप हवेली में लौटा और जिस स्थान से उसने स्वर्ण मुद्राएं उठाई थीं, उसी जगह वापस रखाया। इसके बाद उसने हवेली छोड़ने के बजाय वहीं रहने का निर्णय लिया। दिन बीतते गए और अर्जुन उसी घर की देखभाल करता रहा। कुछ समय बाद एक दिन चंदन वहां पहुंचा। हवेली के भीतर अर्जुन को देखकर उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई देने लगी। अरे तू सच में पागल हो गया है क्या? अरे जो करना था वो तू कर चुका है, अब यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? चल। जिस तरह हमारे मन में इस घर को लूटने का विचार आया था, वैसे ही किसी और डाकू के मन में भी आ सकता है। मैं बस उस बूढ़ी औरत की बेटी का इंतजार कर रहा हूं ताकि उसकी अमानत उसे वापस सौंप सकूं। अर्जुन की बात सुनते ही चंदन और ज्यादा गुस्से में भर गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरे अंदर इतना बड़ा संत छिपा बैठा है। अबे साधु महाराज बन के क्या करेगा? पागल है क्या? जंगल में भटकेगा? दिमाग खराब कर रहा है तू। मैं तो तुझे समझाने आया था कि अगर तू पकड़ा गया तो जिंदगी भर आराम से नहीं, जेल में बिताएगा तू। समझ, तू कारावास में जीवन बिताना चाहता है क्या? पागल कहीं का। अगर ऐसा हुआ तो मुझे वो भी मंजूर है, लेकिन उस औरत की अमानत लौटाए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। चंदन गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन अर्जुन बाजार से सामान लेकर हवेली लौटा। जैसे ही उसने घर के भीतर कदम रखा, उसकी नजर सामने बैठी एक सुंदर युवती पर पड़ी। उसे देखकर वो हैरान रह गया। कौन हो तुम? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये मेरा घर है, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। उसकी बात सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए शांत हो गया। तो तुम उस बूढ़ी औरत की बेटी हो? हाँ, मेरा नाम पूजा है। अगर तुम उनकी लड़की हो तो अपनी माँ के अंतिम समय में उनके पास क्यों नहीं थी? ये सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। अब मुझे अपनी गलती समझ आ रही है। मैंने एक गरीब किसान से प्रेम किया था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत खराब था। मेरे पिता ने मुझे बहुत समझाया, मगर मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैं अपनी माँ के आंसुओं को भी नजरअंदाज करके उसके साथ चली गई। विवाह के बाद मुझे पता चला कि वो आदमी लालची और क्रूर था। एक दिन चोरी के आरोप में गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। मैं अकेली रह गई और उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। मैं घर लौटना चाहती थी, लेकिन शर्म और डर के कारण लौट नहीं पाई। फिर कुछ समय पहले पता चला कि मेरे पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे और माँ भी मेरा इंतजार करते करते चली गई। पूजा रोती रही। उसकी हालत देखकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गईं। अब तुम बताओ, तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रहे हो? मैं एक डाकू हूं। इतना कहकर अर्जुन ने पूजा को सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि कैसे वो और चंदन इस हवेली में चोरी करने आए थे और कैसे उसकी माँ की बात सुनकर उसका दिल बदल गया। सब कुछ सुनने के बाद पूजा स्तब्ध रह गई। कुछ देर बाद उसने भारी आवाज में कहा, सच कहूं तो तुम डाकू होकर भी इंसानियत नहीं भूले, लेकिन मैं अपनी माँ का दर्द भी नहीं समझ पाई। मैंने अपने हिस्से की स्वर्ण मुद्राएं उसी कमरे में वापस रख दी हैं जहां तुम्हारी माँ उन्हें रखती थी। काश मेरा दोस्त भी मान जाता तो उसका हिस्सा भी मैं लौटा देता। इतना कहकर अर्जुन वहां से जाने के लिए मुड़ा।
अब मेरा काम पूरा हो चुका है, मुझे चलना चाहिए। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अर्जुन का दिल पिघल गया। वो वहीं रुक गया। समय के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। कुछ समय बाद अर्जुन ने पूजा की इच्छा से उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद एक दिन पूजा ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, तुमने अब तक गलत रास्ते पर जीवन बिताया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक सम्मानित व्यापारी बनो। मेरे पास जो कुछ भी है वो अब सब तुम्हारा है। पूजा की बात सुनकर अर्जुन ने उसी दिन से अपना जीवन बदलने का निश्चय कर लिया। उसने सारा धन व्यापार में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया और कुछ ही वर्षों में उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। कुछ समय बाद चंदन अर्जुन से मिलने पहुंचा। चारों ओर फैली समृद्धि और वैभव देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे तूने तो डकैती छोड़ दी थी, फिर इतनी दौलत कहाँ से आ गई? ये सब मेहनत और व्यापार की कमाई है दोस्त, किसी डकैती का हिस्सा नहीं है। अब समझ आया कि मेहनत से कमाया हुआ धन चोरी से कहीं ज्यादा सुकून देता है। अर्जुन की बातें सुनकर चंदन की आंखों में पछतावा उभर आया। हाँ, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैं गलत था। माफी मुझसे नहीं, पूजा से मांग। चंदन धीरे से पूजा की ओर मुड़ा। भाभी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं भी अपना जीवन बदलना चाहता हूँ। अगर इंसान अपनी गलती समय रहते सुधार ले तो वही उसकी सबसे बड़ी अच्छाई बन जाती है। अर्जुन के साथ व्यापार में लग गया। धीरे धीरे तीनों का नाम पूरे देश में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। अर्जुन की पूरी कहानी सुनकर राजा सूरज कुछ क्षणों तक शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। वाह वाह, क्या बात है, तुम्हारी कहानी सचमुच अद्भुत है। मैंने ऐसी विचित्र कथा पहले कभी नहीं सुनी। तभी अर्जुन आगे बढ़ा और गंभीर स्वर में बोला, और महाराज, आपके ताज से चोरी हुआ हीरा जो था उसका चोर मैं ही था। ये सुनते ही राजा सूरज स्तब्ध रह गया। तभी चंदन भी आगे आ गया। और महाराज, जो हीरा अर्जुन ने आपको लौटाया वो आपकी ही अमानत थी। पूजा चुपचाप पीछे खड़ी सब सुन रही थी। राजा सूरज कुछ देर तक तीनों को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। ओह, तुम लोगों की कहानी सचमुच में अद्भुत है। कैसे दो डाकू इंसानियत की राह पर चल पड़े और फिर सम्मानित इंसान बन गए। महाराज, हमें अपना अपराध स्वीकार है। आप जो दंड देना चाहें हमें स्वीकार है। तुम दंड के नहीं, सम्मान के योग्य हो। जिस इंसान में अपनी गलतियां सुधारने का साहस हो वही असली महानता रखता है। तुम्हारा अतीत अब मेरे दिल तक ही सीमित रहेगा, चिंता मत करो। हम कभी भी किसी को नहीं बताएंगे कि तुम पहले कौन थे। राजा सूरज की बातें सुनकर अर्जुन, चंदन और पूजा की आंखों में खुशी चमक उठी। तीनों मुस्कुरा दिए। इंसान चाहे कितनी भी अंधेरी राह पर क्यों ना चल पड़ा हो, अगर वो सही दिशा चुन ले तो एक दिन उसे उजाला जरूर मिल जाता है।